नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका 1.5 महीने से इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल जाकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। बता दें, इस दौरान उन्होंने शिबू के बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सांत्वना दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन करने के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आंसू नहीं रोक पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने हेमंत के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी। इस दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी वहां मौजूद रही। झारखंड आंदोलन के पुरोधा पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के संरक्षक देशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर राज्य सरकार ने 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। राज्य में 4 से 6 अगस्त तक राजकीय शोक रहेगा। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और किसी भी प्रकार के राजकीय समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे। झारखंड सरकार ने दिवंगत नेता के सम्मान में 4 और 5 अगस्त को राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक कार्यालयों को बंद रखने का निर्णय लिया है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जो 7 अगस्त तक चलने वाला था, शोक स्वरूप अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुझे लगता है कि पूरे राज्य में एक तरह से शोक व्याप्त हो गया है। देशोम गुरु शिबू सोरेन जी एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन है और हमको लगता है कि जो उनकी विरासत है वो हम लोगों के विचारों में, हम लोगों के कार्यों में हमेशा जीवित रहेगा। मैं उनको श्रद्धांजलि भी देती हूँ और मैं यह भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। एक संघर्षशील नेता थे और वो आज हम लोग के बीच नहीं रहे। उनकी क्षति को कभी कोई पूरा नहीं कर सकता है और उन्होंने झारखंड की राजनीति को एक नई दिशा देने का भी काम किया। मैं अपनी ओर से, पूरे पार्टी की ओर से दुख प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में सहन करने की सभी को शक्ति दे। झारखंड का कनकन निशब्द है। शिबू सोरेन व्यक्ति नहीं, संस्थान थे और उनके निधन ने झारखंड की राजनीति के लिए बड़ी अपूर्णीय क्षति पैदा की। आज हम सब विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने तो गुरु जी की देन है। तो ना राज दिया जाता ना हम लोग यहाँ पे आते। तो आज को एक पहचान मिली थी और आज हम लोग लगता है कि अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। हम लोग जीरो हो गए, हम लोग शून्य पे आ गए। अब वो लॉस कैसे भरपाई होगा आई डोंट नो। हम अभी सदमे में हैं और आगे जो अपडेट होगा मैं आप लोगों को। शिबू सोरेन के निधन पर राज्य की सत्ताधारी पार्टी की झारखंड मुक्ति मोर्चा को गहरा आघात पहुंचा है। इस सिलसिले में जेएमएम विधायक भूषण तिर्की ने एपीएन न्यूज से बातचीत की। वहीं भूषण तिर्की ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति पर भी चिंता जताई। आइए उनसे जानते हैं क्या कहना है उनका शिबू सोरेन के निधन पर, क्योंकि शिबू सोरेन ने इस ताज झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिए। उनसे जानते हैं क्या कहना है। देखिए, देशोम गुरु शिबू सोरेन आज हमारे बीच नहीं रहे, इस बात का दुख है हमें और इतना दुख है कि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये कल्पना से परे है क्योंकि ये हम लोगों के और इस राज्य के अभिभावक के रूप में थे और इतने बड़े शख्सियत और इतने बड़े अभिभावक थे जिन्होंने इतना बड़ा झारखंड राज्य बनाने का काम इस राज्य के लोगों के लिए किया था और वही अभिभावक आज हम लोगों के बीच से चले गए, हम लोगों को छोड़ करके चले गए। आज हम लोग बहुत दुखित हैं और इतना दुखित है जो लंबे समय तक इस दुख को भरा नहीं जा सकता। तो सुना आपने, इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी पूरी तरह से, पार्टी और तमाम विधायक से लेकर सभी नेता कितने दुखी है, क्या स्थिति है। पार्टी ही नहीं, पूरे अगर बात करें पूरे झारखंड की बात करें तो पूरे झारखंड में देखा जाए तो राजनीति की दुनिया को बहुत बड़ी क्षति पहुंची। यही कहना है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की तरफ से लगातार ही शोक व्यक्त किया जा रहा है। फिलहाल के लिए क्या नेता के साथ मैं कीर्ति राज्य से नमस्कार। सीआईएसएफ सीसीएल करगली के कमांडेंट लक्ष्मी नारायण चौधरी के नेतृत्व में कोयला चोरी और अवैध खनन पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने सीआईएसएफ क्राइम ब्रांच को माइंस एरिया के बाहर भी कोयला चोरी की गतिविधियों का पता लगाने का निर्देश दिया।
इसी क्रम में बोकारो और करगली क्षेत्र में अवैध कोयला खनन की सूचना मिली, जिस पर सीआईएसएफ ने सीसीएल प्रबंधन को सूचित किया और स्थानीय प्रशासन, पुलिस, सीसीएल प्रबंधन और सीआईएसएफ की संयुक्त टीम ने अवैध खनन स्थल को बंद कराया। यह कार्रवाई पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय लोगों की सुरक्षा और सीसीएल के राजस्व की रक्षा के लिए की जा रही है। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का यह एक और मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने गहरा शोक जताया। लालू यादव ने कहा कि शिबू सोरेन सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश के दलित और आदिवासी समाज के बड़े नेता थे। उन्होंने लंबे समय तक राजनीति की और समाज के लिए संघर्ष किया। उनके निधन की खबर बेहद दुखद है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे कहा, हेमंत सोरेन से मेरी बात होगी। शिबू सोरेन हमारे पारिवारिक मित्र थे। उनका जाना व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी बहुत ही दुखद है। वे राजनीति के एक बड़े और सम्मानित चेहरा थे। स्वर्गीय शिबू सोरेन का देहावसान हो गया है। वो दलित आदिवासियों के महान नेता थे और उनसे काफी उनका घनिष्ठ संबंध था। बहुत अफसोस है। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आत्मा को और उसके आश्रितों को सबको सांत्वना देते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को निर्वाचन आयोग ने 2 अलग-अलग वोटर आईडी रखने के मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने तेजस्वी यादव से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है और तय समय सीमा के भीतर लिखित जवाब देने को कहा है। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव के नाम पर 2 ईपीआईसी नंबर मौजूद हैं। इनमें से पहला नंबर 2020 के नामांकन पत्र और 2015 की मतदाता सूची में भी दर्ज था, जबकि दूसरा नंबर अस्तित्वहीन पाया गया है। चुनाव आयोग को संदेह है कि यह दूसरा ईपीआईसी नंबर फर्जी हो सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि यह मामला मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि या फर्जी दस्तावेज से जुड़ा हो सकता है, इसलिए इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। साथ ही आयोग यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि दूसरा ईपीआईसी नंबर आधिकारिक रूप से जारी हुआ था या नहीं। तेजस्वी यादव ने पहले इस विषय पर कहा था कि उनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया है, लेकिन आयोग ने यह दावा निराधार बताया है और कहा कि उनका नाम अब भी मसौदा मतदाता सूची में दर्ज है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को तथ्यात्मक जानकारी के साथ जवाब देने का निर्देश दिया है। उधर आरा से सीपीआई के सांसद सुदामा प्रसाद सिंह की पत्नी के 2 मतदाता कार्ड सामने आए हैं। बता दें, सुदामा प्रसाद ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र याचिका दायर कर रखी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। चुनाव आयोग के नोटिस मामले को लेकर उन्होंने दोनों नेताओं को झूठा और भ्रम फैलाने वाला बताया। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सिर्फ झूठ बोलकर जनता को गुमराह करते हैं। ये एसआईआर जैसे विषयों पर भी गलत बयान देते हैं और अपने वोटरों से भी सच नहीं बोलते। उन्होंने आगे कहा कि इन नेताओं ने संवैधानिक संस्थाओं का भी सम्मान नहीं किया, चुनाव आयोग जैसे महत्वपूर्ण संस्थान को भी नहीं बख्शा और उस पर अभद्र टिप्पणियां की। गिरिराज सिंह ने कहा कि जो खुद को भावी मुख्यमंत्री समझते हैं, अगर वो इस तरह से झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करेंगे तो संस्थान अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभाएगा और कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, जब झूठा ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये केवल भ्रम फैलाते हैं झूठ बोल करके, और ये एसआईआर पर झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया। और ये एक ऐसा संवैधानिक संस्थान है, इसको भी ये कभी नहीं बख्शा। गाली देने का काम, क्या क्या नहीं कहा।
तो जो अपने को भावी चीफ मिनिस्टर मानते हैं, अगर तेजस्वी यादव इतने नीचे झूठ बोल करके भ्रम फैलाएंगे तो वो संस्थान तो आखिर अपना कानूनी कार्रवाई करेगा। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित 11 किलोमीटर की पदयात्रा में शनिवार को जनसैलाब उमड़ पड़ा। यह भव्य पदयात्रा दिनारा विधानसभा क्षेत्र के भलूनी धाम से प्रारंभ होकर देवड़ी धाम तक निकाली गई, जिसका नेतृत्व भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश कुमार ने किया। इस जनसंपर्क यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु, भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी गई, जिनमें मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि, महिलाओं को आरक्षण, आयुष्मान भारत योजना, मुद्रा योजना, मुफ्त बिजली और धार्मिक स्थलों का विकास शामिल है। राजद में वापसी के बाद पहली बार सहरसा आगमन पर रंजीत यादव का भव्य स्वागत किया गया। बता दें, इस दौरान पूर्व मंत्री सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी से बगावत कर पार्टी प्रत्याशी के विरुद्ध खुद चुनाव लड़ा। परिणाम स्वरूप पार्टी ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब दोबारा उनकी राजद में वापसी हुई है। पटना में नेता प्रतिपक्ष से पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रंजीत यादव को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। उनका राजद में वापसी से सहरसा की चारों विधानसभा में पार्टी को मजबूती मिलेगी। राजद में वापसी के बाद पहली बार सहरसा आगमन पर जिला राजद की ओर से जिला परिषद प्रांगण स्थित पूजा बैंक्वेट में स्वागत समारोह आयोजित कर भव्य स्वागत किया गया। गाड़ियों की लंबी काफिले के साथ सहरसा सीमा में प्रवेश करते ही पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। वहीं मौके पर मौजूद राजद नेता सह पूर्व मंत्री अशोक कुमार सिंह ने बताया, रंजीत यादव इस क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं, जिन्होंने कुछ कारणवश गत विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को छोड़ा था। अब फिर उनकी राजद परिवार में वापसी हुई है। उनके राजद में शामिल होने से कोसी क्षेत्र में पार्टी को मजबूती मिलेगी। मैं तो मिजाज का भी शुरू से राष्ट्रीय जनता दल का आदमी रहा हूं और सामाजिक न्याय का पक्षधर रहा हूं। मैं 2020 में भी पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ा था। मैं उस तथाकथित कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उस समय भी मैंने कहा था कि माननीय लालू प्रसाद जी हमारे नेता हैं और रहेंगे। बिहार के सुपौल जिले के मरौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम और कर्मचारियों की मनमानी और लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। रविवार को प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला को परिजन अस्पताल लेकर आए, लेकिन एएनएम ने जांच के बाद रेफर कर दिया। महिला ने अस्पताल की सीढ़ियों पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आरोप है कि परिजन बार बार स्टाफ को बुलाते रहे, लेकिन कोई समय पर मदद के लिए नहीं पहुंचा। सिविल सर्जन डॉक्टर ललन ठाकुर ने कहा कि वायरल वीडियो संज्ञान में लिया गया है और रिपोर्ट तलब की गई है। प्रारंभिक जानकारी में बताया गया कि महिला के गर्भ में बच्चा उल्टा था और अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा गया था। इसी दौरान प्रसव हो गया। रोहतास जिले के सासाराम आरा पथ पर संजोली थाना क्षेत्र के बैरी मठिया के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बता दें, कार की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान गोपाल कुमार और पवन कुमार के रूप में हुई है, जो दोनों विक्रमगंज थाना क्षेत्र के मतूली गांव के रहने वाले थे। सासाराम की ओर से आ रही कार ने विक्रमगंज की ओर से आ रही बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान सदर अस्पताल सासाराम में दम तोड़ दिया। घटना के बाद कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। जा रहा था संझौली बाजार फल लाने के लिए, तो धक्का लग गया गाड़ी से, बैरी पीछे संझौली बाजार फल लाने के लिए। सासाराम के बैलाड़ी में स्थित एक निजी परिसर में जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा शाहबाद महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान महिलाओं ने हरी हरी साड़ियां पहनकर कार्यक्रम में शामिल हुई एवं कई प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम का उद्घाटन सासाराम की मेयर काजल कुमारी ने दीप जलाकर किया। इस दौरान महिलाओं ने रंगारंग प्रस्तुति भी दी, साथ ही एक दूसरे को सावन महोत्सव की बधाई भी दी। कार्यक्रम में महिलाओं ने सावन से जुड़े गीत गाए। इस अवसर पर सासाराम नगर निगम की मेयर काजल कुमारी ने बताया कि समाज में महिलाओं की सशक्त भागीदारी है और सावन महोत्सव के माध्यम से महिलाओं ने एक जड़ता दिखाई है। आज महिलाएं घर से निकली तथा समाज में अपनी भूमिका को निर्धारित कर रही हैं। समाज के विकास में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर भागीदार बन रही हैं। भी किया गया और
म्यूजिकल चेयर का भी किया जाएगा। बहुत ये अच्छा लगता है जब महिलाएं घर से निकलकर अपने लिए कुछ वक्त निकालकर उस समय को व्यतीत करती हैं और उस पल को जीती हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और कमेटी को खास करके धन्यवाद दूंगी कि इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है महिलाओं को आगे लाने के लिए। नो डाउट कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, लेकिन जो महिलाएं आज घर में हैं वो घर में जो आज संडे भी है तो कहीं ना कहीं उनके लिए कोई संडे नहीं होता है, वो हर वक्त काम में व्यस्त रहती हैं। और ये कमेटी का एक बहुत अच्छा पहल है प्रत्येक वर्ष ये कराकर। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड के अंतर्गत चाचे गांव में गंगा का कटाव लगातार कहर बनकर टूट रहा है। बीते कुछ दिनों से नदी की धार तेजी से किनारों को निगल रही है। प्रशासन द्वारा कटाव विरोधी कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन वे पूरी तरह कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। इस कटाव का सबसे दर्दनाक उदाहरण सीता देवी नामक एक महिला का है, जिन्होंने खेती मजदूरी कर 5 लाख रुपए जोड़कर एक पक्का मकान बनवाया था। दुर्भाग्य से गृह प्रवेश की रस्म भी पूरी नहीं हो पाई और उनका पूरा घर गंगा में समा गया। सीता देवी की आंखों में आंसू हैं, दिल में टीस है। उनका कहना है कि हमने मेहनत से एक एक ईंट जोड़ी थी, आज सब खत्म हो गया। हम लोग भूखे प्यासे हैं। प्रशासन से मांग है या तो हमें घर दे या मुआवजा। गांव के अन्य लोग भी दहशत में हैं। हर गुजरते दिन के साथ गंगा की धार और नजदीक आती जा रही है और लोगों का डर, गुस्सा और लाचारी साफ झलक रही है। प्रशासन ने अब तक कटाव रोकने के लिए कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन स्थानीयों का कहना है कि जो कार्य हो रहे हैं वे सिर्फ औपचारिकता लगते हैं। क्या बनना बस अब हमरा कोई चीज व्यवस्था करेगा तभी हमरा कोई उपाय है। अब हमरा देखो कितना कटी रही है, अब कोई व्यवस्था नहीं है। अभी घर बनना चाहिए, अभी हम पूजा नहीं दिल कुछ नहीं, या 2 सालों से कटिए रही है, हम की करवा लगी छोड़। छत्तीसगढ़ के रायपुर में निर्माणाधीन विधानसभा भवन का कार्य तेजी से अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सितंबर 2025 तक कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। नए विधानसभा भवन की विशेषताएं हैं। 52 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित है, आधुनिक तकनीकी विशेषताओं और सांस्कृतिक सौंदर्य से युक्त है। 3 प्रमुख विंग है, विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय और मंत्रियों के कार्यालय, 200 विधायकों के बैठने की क्षमता वाला सदन और 500 दर्शकों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, 700 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था और 2 प्रस्तावित सरोवर। नया विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक भव्यता और वैभव का प्रतीक होगा और देश भर में अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली और उन्नत सुविधाओं के कारण एक मिसाल के रूप में स्थापित होगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर के गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में रतनपुर से पेंड्रा नेशनल हाईवे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क निर्माण कार्य समय पर पूरा किया जाए और राहगीरों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें, उन्होंने सड़क निर्माण की गुणवत्ता की भी जांच की और गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही न होने का भी निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सड़क निर्माण कार्य समय पर पूरा हो, सड़क निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, संकेतक बोर्ड लगाने और पुल निर्माण का काम निर्धारित समय पर पूरा हो। उप मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन सड़क का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य में देरी होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो समय पर अवगत कराया जाए, लेकिन सड़क निर्माण में देरी नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बने खाबो बने रेबो के तहत आज 8 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन गाड़ियों में खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी। गाड़ियों को रवाना करने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि हमारे विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ बीमार लोगों को ठीक करने की ही नहीं, बल्कि लोगों को बीमारी के साथ खाद्य पदार्थों के बारे में जागरूक करने की भी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज 8 गाड़ियों को रवाना किया गया है। ये गाड़ियां 3 दिनों तक चलेगी। इसके बाद भी प्रशासन शांत नहीं बैठेगा और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह गंभीर है। देखिए, हमारे पास सभी जिलों में हमारा विभागीय अमला लगा हुआ है और इन गाड़ियों के माध्यम से 3 दिनों में जोन बना दिया गया है। सभी जिलों में हम 33 जिलों में एक जन जागरूकता अभियान त्योहारों से पहले अपने गाड़ियों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। अभी
हमारी और गाड़ियां भी हम 16 और गाड़ी अभी लाने वाले हैं। इसके बाद तीसरे चरण में पूरे 33 के 33 जिलों में एक चलित प्रयोगशाला सहित गाड़ी रहेगी जो जन जागरूकता भी करेगी और खाद्य पदार्थों की जांच भी करेगी। छत्तीसगढ़ में कोंडागांव जिले के अंतिम छोर पर बसे संवेदनशील ग्राम मांझानार, जहां आज आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी शासन ने शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ा रखी है। प्रशासन ने स्कूल तो खोला है मगर बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। बता दें यहाँ मंझानार स्कूल सिर्फ एक बरामदे में बना हुआ है जहां टूटी फूटी सीटों से ढके हुए संचालित किया जा रहा है, जिसके गिरने पर भी कभी भी हादसा होने का भय बना रहता है। यहाँ ना तो पढ़ने की जगह है, ना स्कूल दस्तावेज रखने का साधन, मध्याह्न भोजन में उपयोग सामग्री रखने की जगह भी नहीं है, ना ही मध्याह्न भोजन बनाने की व्यवस्था। जगह जगह दीवारों में छेद है जहां सा बिच्छू का डर अलग बना रहता है। ऐसे में शिक्षा में सुधार कैसे हो पाएगा? कई वर्षों पहले शासन द्वारा ग्राम मांझानार गांव में एक छोटा स्कूल खड़ा करके दिया था, जिसे 2009 में माओवादियों द्वारा तोड़ने के बाद आज तक इस स्कूल को पुनः नया रूप नहीं दिया गया, जबकि प्रशासन कोंडागांव जिला को नक्सली मुक्त के दायरे में ला चुका है। ग्रामवासियों ने कई दफा जिला शिक्षा विभाग एवं कलेक्टर को अवगत कराया मगर प्रशासन अब तक यहाँ नए भवन नहीं बना पाया। यहाँ मैं मतलब अकेले शिक्षिका हूँ। मुझे किसी भी सामान के लिए ये संकुल जाना पड़ता है, हमेशा मीटिंग में, तो स्कूल छोड़ के जाना पड़ता है, बच्चों को छुट्टी देना पड़ता है। किसके भरोसे बच्चे को छोड़ोगे? और बाथरूम की भी बिल्कुल सुविधा नहीं है, तो इन सब चीज़ों की सुविधा होनी चाहिए यहाँ। मेरा नाम ज्योति कश्यप है, मैं सहायक शिक्षक पद पे हूँ मांझानार स्कूल में जी। मैं भी, मेरा पोस्टिंग 28 मार्च को मैं यहाँ आई हूँ। इस स्कूल की व्यवस्था देख के मुझे मतलब ऐसा लगता है बहुत ही जर्जर अवस्था में स्कूल है। बस निवेदन है कि स्कूल अच्छे से बन जाए, सभी बच्चों के बैठने की व्यवस्था अच्छे से हो जाए। बरसात के दिनों में बहुत परेशानी होती है यहाँ, और पास में नदी ही है तो डर बना रहता है टीचर लोग के लिए कि बच्चे वहाँ जाए, कुछ घटनाएं मत हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।